नमस्कार। कैरियर ग्रोथ चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 4। आज के इस पार्ट में हम आईसीटी एंड ई गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में कुछ जानेंगे और 27 अगस्त की परीक्षा में इसमें से डेफिनेटली 2 प्रश्न आना ही आना है। तो ई गवर्नेंस और आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई गवर्नेंस का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो अगर हम कहें कि ई गवर्नेंस, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है ना। तो इसका अर्थ है कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए शासन को संचालित करना, गवर्नमेंट फंक्शनिंग करना, इसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ई गवर्नेंस क्या है? ए मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट गवर्नेंस implying simple, moral, accountable, जिम्मेदार, जवाबदेह, रिस्पॉन्सिव है ना, रिस्पॉन्स करने वाले है ना, और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता। ये जो है ई गवर्नेंस, इसका सीधा सीधा अर्थ हमें यहां समझ में आता है। तो अब ये जो ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम समझेंगे कि ये ई गवर्नेंस कहां से आया। तो आपको ई गवर्नेंस समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ, मैं पूरा जैसे जनरली वो लिखा जाता वैसे ही मैं लिख रहा हूं, है ना, MEITY ऐसा। तो इसमें एम स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री, है ना। तो मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री? तो ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो इस तरीके से ये बना है। मिनिस्ट्री का एम जो है वो कैपिटल रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ई स्मॉल लिया हुआ है, आपका इंफॉर्मेशन का आई जो है उसको भी स्मॉल लिया है, और टेक्नोलॉजी का टी तो स्मॉल लिया, लेकिन इसका जो एंडिंग हो रहा वाई उसको कैपिटल लिया। तो MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है। और यही मंत्रालय देश में जिस भी प्रकार के, अगर हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, तो उन सब के लिए यही एक नोडल डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं, नोडल मंत्रालय हम कह सकते हैं। तो ये जो नोडल मंत्रालय है, इसमें आप देखिए कि जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, और बैक में जाकर हमें समझना होगा NEGP, है ना। ये जो NEGP है, यहां से हम जो है ई गवर्नेंस इन इंडिया को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें N stands for national and E stands for e-governance, and P stands for plan। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये जो है भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड किया गया था, एक कार्य योजना थी, और ये कार्य योजना अप्रूव्ड की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और कब अप्रूव की गई थी? तो ये अप्रूव की गई थी 18 मई 2006 साल पे, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 18 मई 2006 में भारत सरकार ने एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को मंजूरी दी, और ये मंजूरी जो दी थी,
इसमें उस समय कुल 27 मिशन थे, यानी 27 मिशन को लेकर ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। 27 मिशन मोड और साथ में इसमें थी हमारे 8 कंपोनेंट्स। इसके साथ जो है ये आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है वो तैयार हुआ था। तो ये जो गवर्नेंस आप देखिए कि इसमें कितने मिशन मोड्स थे, है ना, 8 कंपोनेंट्स थे और 27 जो थे वो मिशन मोड थे। ये मिशन मोड आगे चल के थोड़ी इनमें संख्या में वृद्धि हुई और 4 और नए इसमें मिशन मोड जब ऐड कर दिए गए तो स्टार्टिंग के जो थे वो 27 थे, लेकिन बाद में इसमें 4 नए मिशन मोड जो है वो और ऐड कर दिए गए। तो जो नए फिर ऐड किए गए वो मिशन मोड्स जो थे वो किसके लिए थे, तो वो 4 आए थे। पहला आया था आपका हेल्थ के लिए, इन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दूसरा आया था आपका एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो एजुकेशन। फिर था आपका पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना, पीडीएस, जो हम कहते हैं ना गरीबों को जो चावल और ये सब चीजें जो जाती हैं। और साथ में था पोस्ट, ये इनके बारे में जो है ये 4 और इसमें शामिल किए गए। तो जब ये 4 शामिल हो गए तो टोटल कितना हो गए, 27 + 4 = 31। तो 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, इसको एमएमपीज बोलते हैं। तो एमएमपीज में मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। तो आज के समय में अगर हम बात करें तो आज के समय में एनईजीपी, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है उसके अंतर्गत 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जो है वो कवर होते हैं। अब इसमें ये जो हमारा प्लान जो भी उस समय अप्रूव किया गया, इसका मेन उद्देश्य था कि डे टू डे गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग्स हैं उसको मोर अकाउंटेबल, टाइम के साथ उसकी पंक्चुअलिटी, है ना, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीजों को गवर्नमेंट्स को जो है शासन को लाना था, ताकि नई जो टेक्नोलॉजीज आते जा रही हैं वो हम शासन में इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो इसके जो मेजर कोर कंपोनेंट्स थे, है ना, जब ये एनईजीपी स्टार्ट हुआ तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स थे, तो कौन कौन से कोर कंपोनेंट्स थे, तो हम मेन मेन कोर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला था स्टेट डेटा सेंटर, स्टेट डेटा सेंटर्स, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं एचडीसीएस, तो स्टेट डेटा सेंटर्स। दूसरा एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है स्वान। आप जब कभी भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो वहां पर आपको उसकी बिल्डिंग पर एक टावर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये जो टावर है ये टावर स्वान का टावर होता है। तो स्वान टावर जो है इसके थ्रू गवर्नमेंट्स ने जितने भी अपने कहना चाहिए फाइनेंशियल या ट्रेजरी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं और अदर्स जहां जहां भी नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है तो गवर्नमेंट्स ने अपना खुद का एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया और इसे हम कहते हैं स्टेड वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। ये स्वान का फुल फॉर्म है। तो जैसे आप इसमें आईसीटी में हम पढ़ते हैं ना लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क में भी क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसको हम बोलते हैं स्वान शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद एक आता आपका सीसीएस, है ना, सीएससीएस, सॉरी, सीएससीएस। तो सीएससीएस जो है ये क्या है, ये है कॉमन सर्विस सेंटर्स। आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में कहीं भी आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे सेंटर्स मिल जाएंगे जहां आपका आधार कार्ड और बाकी सारे ऑनलाइन वर्क गवर्नमेंट से रिलेटेड किए जाते हैं ना। तो ये आपका कहलाता है कॉमन सर्विस सेंटर्स। यहाँ पर जो है थ्रू द कंप्यूटर्स के थ्रू जो भी
डिजिटल फॉर्मेट में जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज और स्कीम्स हैं वो इसके जो है प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण आता है और वो है एनएसडीजी। एनएसडीजी, तो एनएसडीजी जो है वो है नेशनल, एनएसडीजी इज नेशनल ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, ये एनएसडीजी का फुल फॉर्म है। तो ये भी जो है हमारे एनईजीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जैसे एनएसडीजी होता है वैसे ही एक होगा आपका स्टेट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, एसएसडीजी। देन एक और एक गेटवे है, बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे है, और उस गेटवे का नाम है एमएसडीजी, है ना, एमएसडीजी। तो एमएसडीजी में एम स्टैंड्स फॉर द मोबाइल, है ना, ई गवर्नेंस। अब देखिए, ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, सर्विस डिलीवरी गेटवे, सर्विस डिलीवरी गेटवे, दिस इज द कॉमन। अगर एन आ गया तो वो आ गया आपका नेशनल, एस आ गया तो हो गया स्टेट, है ना, और आपका एम है तो वो हो गया आपका मोबाइल। अब ये जो था हमारा ई, इसका हिस्सा था, इसमें जब ये प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो इस प्लान के एग्जीक्यूट होते समय सबसे महत्वपूर्ण जो इसका इनिशिएटिव था वो है ई प्रमाण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्या क्या चीजें हैं हम अब देखेंगे। तो ई प्रमाण, ई प्रमाण वास्तव में क्या है, तो ये नेशनल ऑथेंटिक, है ना, नेशनल ई ऑथेंटिकेशन, ई ऑथेंटिकेशन, नेशनल ई ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन? ई प्रमाण। तो ई प्रमाण में ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण, और ये ध्यान रखिए ये सब किसका हिस्सा है? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये सब का है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखिए आइडेंटिफिकेशंस की जहां हम बात कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें ई प्रमाण में सबसे पहला आता है आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ये आपका है आइडेंटिटी मैनेजमेंट। सेकंड आता है ई ऑथेंटिकेशन, यानी यहां पर तो पहचान का प्रबंधन करना आइडेंटिटी मैनेजमेंट का काम है, और सेकंड टास्क जो है वो क्या है आपका ई ऑथेंटिकेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑथेंटिकेट करना, तो ई ऑथेंटिकेशन। फिर आता है थर्ड है सिंगल साइन ऑन, है ना, जब हम कहीं भी साइन इन करते हैं ना, तो यहां पर इसका ई प्रमाण में सिंगल साइन ऑन की फैसिलिटी दी जाती है। फिर आता है चौथा जो है वो आधार बेस्ड क्रेडेंशियल, है ना, आधार बेस्ड, आधार बेस्ड क्रेडेंशियल्स, आधार नंबर से जो बेस्ड हैं उन सर्विसेज के क्रेडेंशियल्स के बारे में। ये ई प्रमाण के मेन कहना चाहिए चार बिंदु हैं जो मेजर कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं। तो ई प्रमाण के मेजर कंपोनेंट्स है आइडेंटिटी मैनेजमेंट करना, ई ऑथेंटिकेशन करना, सिंगल साइन इन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और आधार बेस्ड क्रेडेंशियल्स। अब ई ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन करना, जो भी यूजर है वो जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेस करता है तो वो ऑथेंटिक है या नहीं, उसके बारे में ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड्स कराना। अब ये जो ई प्रमाण है, तो ई प्रमाण में
क्या विशेषताएं हैं। तो अगर हम ई प्रमाण की बात करें कि ई प्रमाण में क्या क्या खूबियां हैं, तो ई प्रमाण की जो पहली खूबी है वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी, है ना, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। थ्रू द ई गवर्नेंस गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता प्रोवाइड करती है। फिर आता है आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लागत प्रभावशीलता, है ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कम से कम खर्च में, कम से कम लागत में गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कर सके और पब्लिक तक यानी जनता तक उनको पहुंचा सके। फिर ई प्रमाण से रिस्क मैनेजमेंट जो है वो होता है, जोखिम कम से कम इसमें होता है, जोखिम जो है वो कम हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट है ना। तो इसमें रिस्क कम से कम है। देन कंसिस्टेंसी, है ना, लगातार है, एक जैसा कंसिस्ट है, तो कंसिस्टेंसी, ये चार तो ये हुए। फिर आता है आपका ट्रस्ट, विश्वास। फिर है प्राइवेसी, निजता, गोपनीयता बनी रहती है ना। और एफिशिएंसी, दक्षता, एफिशिएंसी, दक्षता, निजता, विश्वास, है ना, लागत, जोखिम और अविरलता या अविरतता, कंटिन्यूटी, लगातार। ये जो है ई प्रमाण के बेनिफिट्स हैं, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द ई प्रमाण। ई प्रमाण यानी आपका ई। अब अगला जब हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा आता है कि यहाँ पर हमें किस प्रकार से ये चीजें आती हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि एथेंटिकेशन में जो है वो 4 लेवल्स हैं, है ना, 4 levels of authentication, 4 levels of authentication, प्रमाणिकता के 4 स्तर। तो पहला आता है जीरो लेवल, है ना, 5 लेवल है, सॉरी, जीरो गिनेंगे तो 5 हो जाएंगे। तो जीरो लेवल जो है, तो जीरो लेवल में ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के लिए, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब हम अगर ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी ने वेबसाइट हैक कर लिया या कुछ ऐसा हो गया तो फिर हमारा डेटा चोरी हो सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग लेवल्स डिसाइड किए हैं। तो जीरो लेवल जो होता है वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है। फिर आता है आपका लेवल 1। लेवल 1 में यूजर आईडी की और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। जब तक आपके पास कोई यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो उसमें आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी है लेकिन लो लेवल की सेंसिटिविटी है। थर्ड आता है ना, इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसमें आपका यूजर आईडी भी चाहिए, देन आपका पासवर्ड भी चाहिए और साथ में चाहिए वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी। ये 3 चीजों से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो सुरक्षा, जहां पर निजता और ये सारी चीजें आती हैं, तो वहां पर आपको ये सब चाहिए होता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका वो लेवल 3 है,
तो इसमें आपका यूजर आईडी भी चाहिए, है ना, पासवर्ड भी चाहिए, और साथ में आपको चाहिए डिजिटल सर्टिफिकेट, है ना, डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल प्रमाण पत्र। अब आप इसका उदाहरण आप ऐसे समझे कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जब स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहिए स्कॉलरशिप आदि सैंक्शन होती है, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तो सारी सैंक्शन होने के बाद उन प्रिंसिपल्स के डिजिटल सिग्नेचर लोड किए जाते हैं। तो आईडी पासवर्ड से वो सारा जो भी कर्मचारी वो सारा काम तो कर लेगा, लेकिन फाइनली जब उनके अप्रूवल्स की बात आती तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, डिजिटल सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब है वहां पर लेवल 3 का कहना चाहिए ऑथेंटिकेशन है। फिर आता है आपका लास्ट लेवल 4। तो लेवल 4 जो ऑथेंटिकेशन है, ये बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी का है, और यहाँ पर बायोमेट्रिक्स भी चाहिए होता है, यहाँ पर बायोमेट्रिक्स भी चाहिए। और आपने देखा होगा कि नाउअडेज जब आप कोई सिम लेने जाते हैं, बैंक में अकाउंट्स खोलते हैं ना, तो एक होता है आपका ई केवाईसी, नो योर कस्टमर, है ना। तो ई केवाईसी यानी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में उसको करना होता है, तो वहां पर पर्सन्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। और बायोमेट्रिक में इसका सबसे मेन चीज जो है वो क्या आती, कहाँ से उसका सारा डेटा मैच करते हैं, आधार से। तो अब हम समझेंगे कि आधार क्या है, देन फिर आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि आधार को समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो आधार जो है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार नंबर को यूआईडीआई नंबर भी कहा जाता है। तो ये जो यूआईडीआई नंबर है, आधार संख्या, है ना, इसको हम बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी शायद ही देश में अब कोई ऐसा बचा होगा जिसका आधार नंबर नहीं है। और यदि उसके पास आधार नंबर नहीं है तो ये मानकर चलिए कि वह बहुत जल्दी मुसीबत में आने वाला है, क्योंकि उस वो भारतीय नागरिक है या नहीं है उसको साबित करने में आधार एक बहुत बड़ा आधार है। तो आधार की जो अवधारणा है ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 28 जनवरी 2009 में। 28 जनवरी 2009 को आधार के बारे में अवधारणा या विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात की गई, लेकिन इसे कानूनी जामा संसद में कानून बनाकर इसे वैधानिकता प्रदान कब की गई, 2016 में। उसके पहले जो है वो उसकी वैधानिकता को लेकर समय समय पर प्रश्न खड़े किए गए। हालांकि अभी भी बहुत सारे स्थानों पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, पर ये मानकर चलिए कि बिना आधार नंबर के आप किसी भी प्रकार की कोई शासकीय सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये था आपका किसके बारे में, ई प्रमाण के बारे में। ई प्रमाण के बाद अगला जो बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और वह है सारांश। अगला जो है वो क्या है, सारांश। तो सारांश, SAARANSH, ये सारांश। तो सारांश जो है ये मेनली जो है चार, जब इसमें ये 2011 में लाया गया, ठीक है, 2011 में लाया गया। और अब देखिए 2011 में ही क्या होता, चार नए मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जुड़े थे। तो जो भी गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स की देख रेख करना, यानी वास्तव में वो अपने लक्ष्य की दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो बर्ड्स आई व्यू ऑन
डिफरेंट मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, एमएमपीस के ऊपर तीक्ष्ण निगाह रखना। बर्ड्स आई व्यू का मतलब है तीक्ष्ण निगाह रखना, उनको देखना, वॉच करना। ये सारांश का कहना चाहिए उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव्स है। सारांश के बाद अगला जो आता है ना, नेक्स्ट जो आता है हमारे सामने, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं। मैं सारे कंपोनेंट्स को तो यहाँ नहीं लूंगा, केवल उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगला जो हम बात करेंगे वो है कि कहना चाहिए जीआईएस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीआईएस क्या है ये हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जीआईएस में, है ना, ये आपका हो गया जीआईएस, है ना। जीआईएस ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिक, सॉरी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपका जीआईएस है। तो जीआईएस में दो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। तो जीआईएस में दो महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी हैं? तो एक तो आपका आता है, सॉरी, एन सी ओ जी, और दूसरा है बाइसिक जी। तो हम एक एक करके दोनों को देखेंगे कि ये क्या है। तो पहले हम बात करते हैं एनसीओज की, है ना। तो एनसीओज में एन स्टैंड्स फॉर द नेशनल, सी फॉर सेंटर, तो नेशनल सेंटर ऑफ जियो इंफॉर्मेशन, जियो इंफॉर्मेशन, ये जो है आपका जीआईएस। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, यानी एनजीओ जो है, एक्चुअल में ये हमारे जीआईएस डेटास को, जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन जो होती हैं, उनके लिए इसको जो है बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये क्या काम करेगा, ये क्या है ना। तो इसको समझने के लिए हाँ, मैं पहले एक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ। स्लाइड, तो यहाँ पर इसके प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एनसीओ जो है, नेशनल सेंटर फॉर जियो इंफॉर्मेटिक्स जो है ना, ये जियो इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन सपोर्ट प्लेटफॉर्म है ना। तो और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है एनईजीडी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एनईजीडी। एनईजीडी का फुल फॉर्म तो एन तो नो डाउट, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, है ना, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एनईजीडी है, उसके अंतर्गत ये सब चीजें आता है। तो इसका जो एनसीओ जो हमने बात की ना, एनसीओजी, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इंफॉर्मेटिक्स, तो जो जियो इंफॉर्मेशन जो होती हैं उनके बारे में पूरा ये आपका जो है वर्क यहाँ से होता है। तो इसमें जियो, एक तो आगे आपका के प्लेटफॉर्म जो है वो क्या करता है? जियो इंफॉर्मेटिक्स, है ना, भू सूचनाएं, हम ये इसको, जियो के लिए होता है भू, तो हम जमीन या पृथ्वी, उससे रिलेटेड है, धरती से संबंधित है। तो जियो इंफॉर्मेटिक्स
मैट्रिक्स रिलेटेड टू रिसोर्सेस, यानी किस संसाधन, जो हमारे भौगोलिक संसाधन है पृथ्वी के भूभाग पर, यानी भारत की भूभाग पर जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, उनके और उन रिसोर्सेस की कैपेबिलिटीज के बारे में आंकड़े इकट्ठा करना, ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण भाग है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जो ये जितने भी इंफॉर्मेशन ये होंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके साथ साझा की जाएंगे? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय शासन में आपके नगर पालिका, नगर निगम जो आते हैं, वो भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। वो भी इन इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और ये सब का एक मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है जिसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, MIS कहते हैं। तो मैनेजमेंट, और इसके बेसिस पर फिर जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो आई थिंक कि आपको जो है NCO के बारे में चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। इसके बाद अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अगला जो आ रहा है, और वो है बाइसिक एन, है ना, BISAG और N, है ना। तो ये जो है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? भास्कराचार्य, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन, है ना। स्पेस से ध्यान आए, अभी हमारे देश ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की कि जब हमारा चंद्रयान विक्रम जो है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा। तो भारत के समस्त वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। तो खैर, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस, A stands for applications एंड यहां पर जी जो है वो किसके लिए है? जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है ना, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि बाइसेग में जो है, बाइसेग एक ऑटोनोमस साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी है ना। और बाइसेग का मेनली आपको ये ध्यान रखना कि पहले एक बार हमने बात की थी ना, स्वयं प्रभा, है ना। तो जो स्वयं प्रभा जो है वो बाइसेग के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ इसका अपना एक सैटेलाइट है, और थ्रू दिस सैटेलाइट ये पूरे देश में इससे रिलेटेड जो भी इसको टास्क सौंपे गए हैं, वो सारी चीजों को ये करता है। तो ई गवर्नेंस, है ना, थ्रू द जियो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन, मतलब सारी चीजें इसमें आ गई हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये इसी का एक पार्ट है, बाइसेक ई गवर्नेंस का एक हिस्सा है। इसमें आपका मैंने बता ही दिया कि स्वयं प्रभा जो चैनल है ना, जिसमें टोटल कितने 34 चैनल हैं। तो 34 चैनल जो हैं वो, और इसके अलावा अदर्स भी एजुकेशनल चैनल्स हैं। 51 एजुकेशनल DTH, डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल्स हैं, जिसमें टोटल है आपके 51, जिसमें से 34 जो है वो स्वयं प्रभा के अंतर्गत आते हैं, और 16 चैनल जो होते हैं वो वंदे गुजरात के अंतर्गत हैं। तो 34 और 16 हो गए 50 रिकॉर्ड चैनल है। इस तरह से टोटल जो है 31 चैनल, 51 चैनल्स जो है वो इसमें आते हैं। इसके बाद अगला जो आता है आपका, वो है कॉमन सर्विस सेंटर, CCS, है ना। तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है, तो कॉमन सर्विस सेंटर के अवधारणा, है ना, अगला जब हम बात करेंगे, तो अगले हम बात किसकी करेंगे? कॉमन सर्विस सेंटर्स के। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना, सी कॉमन सर्विस एंड सेंटर, CCS।
तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये सबसे पहली बार एनईजीपी ने जब अप्रूव किया था तो सितंबर 2009 सॉरी सिक्स में सितंबर 2006 में ये अप्रूव्ड हुआ था। और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जो है पर्याप्त संख्या में कॉमन सर्विस सेंटर्स हो गए हैं जहां पर शासन की जितनी भी योजनाएं हैं या शासन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो इन कॉमन सर्विस सेंटर्स पर हो जाते हैं। अब जब आप कॉमन सर्विस सेंटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स ध्यान रखना है। यहाँ पर अब देखिए कि जब भी हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो G2G होता है, G2C होता है, C2G होता है। एक मिनट बैटरी है ना। तो G2C, G2G ऐसे ही होता है, G2B G2C। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G का मतलब क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, है ना। और G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, नागरिक। तो ऐसे ही C2G का मतलब क्या हो जाएगा? सिटीजन टू गवर्नमेंट। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स पर गवर्नमेंट से रिलेटेड अभी जैसे कोई भी शासन की योजना आती है, फॉर्म्स भरना या एग्जाम के फॉर्म भरना, वो सब चीजें जो है कहाँ पर अवेलेबल हो जाती है? आपकी कॉमन सर्विस सेंटर्स पर हो जाती हैं। अब यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर्स पर ये चीजें हुई, है ना। इसमें आपकी हम बात करें और नेक्स्ट बड़े महत्वपूर्ण चीज जो है ना, ई क्रांति। तो अगला जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा ई क्रांति। तो ई क्रांति क्या है ना। तो आप देखिए ये है एक वर्ड आया है, जैसे ही डिजिटल इंडिया की बात हम करते हैं तो एक और गवर्नमेंट के क्षेत्र में है ई क्रांति। तो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है ना। इसमें ई क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, है ना, ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस में रिफॉर्मिंग थ्रू, ई क्रांति का उद्देश्य क्या है? सुधार लाना, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, तकनीकों के माध्यम से या तकनीकी माध्यम से, थ्रू टेक्नोलॉजी करना। तो इसमें ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस टू एंश्योर गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, जो जो चीजें आप गवर्नमेंट से अपेक्षा एक नागरिक कर सकता है उन सब चीजों को सुनिश्चित करना, ये ई क्रांति का उद्देश्य है। ई क्रांति के बाद आता है डेटा शेयरिंग। तो डेटा शेयरिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसमें हम डेटा शेयर करते हैं, है ना। प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स की बात करें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण एक हम बात कर रहे हैं और वो है हमारा उमंग ऐप। अगला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उमंग, उमंग, उमंग जो है ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, है ना, NEGD
के द्वारा जो है कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया, है ना। तो इसमें इस ये एक कहना चाहिए कि ऐप ऐप है ना। उमंग जो है, तो उमंग एक ऐसा नहीं है कि कुछ तो भी नाम रख देना है, इसके पीछे भी कहना चाहिए शॉर्ट फॉर्म है ये। तो यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये उमंग का फुल फॉर्म है, यानी यूनिफाइड से लिया गया है यू, मोबाइल का लिया गया है एम, है ना, और एप्लीकेशंस का लिया गया है ए, और न्यू एज से लिया गया है एन केवल, है ना, और गवर्नेंस से लिया गया है जी। इस प्रकार से बनता है आपका उमंग। तो उमंग जो है वो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर द न्यू एज गवर्नेंस, यानी मोबाइल ऐप के थ्रू, उमंग ऐप के थ्रू जो है नागरिक बहुत सारी सेवाओं का उपभोग कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अगली 2 से 3 स्लाइड में आप इनके बारे में देखेंगे। तो कौन कौन सी सर्विसेज इसके थ्रू, उमंग ऐप के थ्रू अवेलेबल हैं। तो आप देखिए, उमंग ऐप के थ्रू जो है डिजी लॉकर की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है ना। तो डिजी लॉकर जो है उसमें, है ना, आप देखें आधार कार्ड अवेलेबल हो गया, तो डिजी लॉकर, ये उमंग ऐप के थ्रू ये सब मिल रहा है। तो आपका आधार कार्ड डिजी लॉकर में रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, आपका आरसी रजिस्ट्रेशन कार्ड, पैन कार्ड, आपकी मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और अन्य, ये सारी चीजें आपके कहाँ अवेलेबल है, डिजी लॉकर में। तो यदि आपके पास उमंग ऐप आपने अपने मोबाइल्स में डाउनलोड कर रखा है, तो उस ऐप के थ्रू आपके पास ये सारी चीजें आप एक्सेस कर लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी और पेंशन की बात करें, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन, तो जीवन प्रमाण, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, पेंशनर वेलफेयर सर्विस, अटल पेंशन योजना, पीएमवीवीवाई, है ना, प्रधानमंत्री वयोवृद्ध योजना ऐसी करके है, और इसिक्स, है ना, ये बीमा से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ये सब चीजें जो है उमंग ऐप के थ्रू एक्सेस हो जाती हैं। फिर अगर हेल्थ की बात करें तो ई रक्त कोष, है ना, ई रक्तोष, और हॉस्पिटल बुकिंग, है ना, फार्मा सही दाम फ्रॉम एनपीपीए, जन औषधि सुगम, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो सब उमंग ऐप के थ्रू आपको अवेलेबल होती है। फिर उमंग ऐप के थ्रू आपके पास अगर स्टूडेंट्स के टर्म में बात करें तो जितने भी सीबीएसई से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, एआईसीटी है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, स्वयं प्रभा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, वो सब जो है आपको उमंग ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप किसान हैं तो फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर मार्केट्स, एग्रो एडवाइजरी कृषि सलाह, वेदर फोरकास्ट मौसम की जानकारी, फार्मर फ्रेंड डिटेल्स, इक्विपमेंट डीलर इंफॉर्मेशन, बायर सेलर इंफॉर्मेशन, और ई पशु हाट, यानी आपको पशुओं के बारे में भी जानकारी उमंग ऐप पर मिल जाती है। फिर है इम्पोर्टेंट स्टेट सर्विसेज की अगर हम बात करें जो उमंग ऐप पर है, तो दिल्ली पुलिस इस पर है ना, उत्तराखंड है, एमपी ई नगर पालिका इस पर उपलब्ध है, मध्य प्रदेश में नगर पालिका नगर निगम से रिलेटेड सारी सर्विसेज ऑफ वेरियस स्टेट्स और बहुत सारे अलग अलग राज्यों की भी सेवाएं। देन फिर आता है आपका अगला, अगर हम जनरल सर्विसेज की बात करें तो पासपोर्ट्स, है ना, पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पीएफएमएस, सीआईएसएफ, है ना, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना,
है ना, ग्रीवेंस, सीपी ग्राम पोर्टल, अगर आपको कोई भी शिकायत है, जैसे मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन, तो आप सीएम हेल्पलाइन जो कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका एक ई गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर आता है ई कोर्ट, माई गवर्नमेंट, जीएसटीएन, इंडियन कल्चर, गैस बुकिंग, आपके हर महीने जो गैस सिलेंडर बुक करना होता है ऐप के, मोबाइल्स के थ्रू आप सब करते हैं, वो सब इसी का एक पार्ट है। तो ये जो है भारत में ई गवर्नेंस के बहुत बेसिक जो उदाहरण हैं वो मैंने आपके साथ साझा किए। इसके अलावा भी यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको अपने आसपास उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो 27 अगस्त के एग्जाम के लिए आप और इस प्रकार के उदाहरण देखिए और उनको पढ़िए। थैंक यू।